गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका हम लोग आज लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, करंट का जनरल मतलब इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं होता है। जनरली होता है ना कि इसको करंट मार दिया, तो करंट का मतलब जनरल वे में फिजिक्स के सेंस में देखा जाए तो करंट का एक्चुअल मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी हो। मतलब करंट का जो बेसिक मतलब है हमारा वो क्या है? एनी मटेरियल या एनी मैटर विच कैन फ्लो कंटिन्यूअसली। इस कैटेगरी में हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है एयर, तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, एयर करंट्स। दूसरा आता है आपका वाटर करंट्स भी होते हैं। और तीसरा आता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आपके लिए बेसिक मतलब यही होना चाहिए कि भाई करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में, देन दैट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल करंट्स। मतलब कहने का कि जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअसली लगातार फ्लो होते रहते हैं, जैसे पानी की स्ट्रीम फ्लो होती है, एयर की स्ट्रीम फ्लो होती है, देन दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल करंट। तो सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या मिलेगा? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका प्रोटॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोटॉन की ही डायरेक्शन में मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ से एक हम लोग अजम्पशन ले सकते हैं, देख सकते हैं बेसिकली कंफर्म तरीके से कि करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन। तो कंडक्टर्स में बेसिकली हमें जो भी करंट ऑब्टेन होता है दैट इज मेनली ड्यू टू ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही केवल हमें कंडक्टर्स में करंट मिलता है। बेसिक डेफिनेशंस करने कंडक्टर की ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेज विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट को पास होने देते हैं। सो दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज योर कंडक्टर्स, या कहें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ठीक, फिर आता है हमारा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं इंसुलेटर्स जो कि अपने थ्रू करंट को पास होने नहीं देते। तो एनी सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड एज इंसुलेटर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितना फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज योर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल करंट। जैसे आप लोगों ने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रखा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो क्या है यहाँ पे? डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो रेट का बेसिक या जनरल मतलब कहें तो होता है एनी पैरामीटर डिवाइडेड बाय टाइम। तो करंट का मतलब होता है कि Q अपॉन T। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि Q की वैल्यू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। आपका जो ये इसकी यूनिट आती है NE की, या कहें Q की यूनिट, ये आती है कूलम। कूलम पर सेकंड इसकी बेसिक यूनिट होती है। इसको हम लोग एम्पियर्स भी बोलते हैं, या कहें कूलम सेकंड इनवर्स को हम लोग एम्पियर या एम्प्स भी बोलते हैं। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज योर एम्पियर्स। और ये बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक फंडामेंटल क्वांटिटी आपका इलेक्ट्रिकल करंट भी लिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एवरेज करंट की, एवरेज करंट का मतलब होता है कि आई एवरेज, ये होता है आपका चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हमारा डेल्टा टी जो है जीरो की तरफ जाने लगे, मतलब अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है,
तो हमारा डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा और आई इंस्टेंटेनियस हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी बन जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, या कहें कि डी अपॉन डी टी ऑफ चार्ज। ये बात याद रखिएगा कि आपका जो चार्ज होगा ना वो क्या होगा, इट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम। इतना फिलहाल आप लोग अभी नोट करें। तो इसको रफ कर देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने दो तरह के करंट के बारे में पढ़ा, एक तो एवरेज करंट और एक दूसरा क्या पढ़ा, इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब द करंट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे कह दे कि आपको चार्ज दे दिया, मान लो चार्ज देने के बाद, चार्ज क्या है, एक फंक्शन वेरिएबल है टाइम का फंक्शन है, चार्ज का जो फंक्शन है उसमें एक वेरिएबल है वो टाइम है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने आई इंस्टेंटेनियस के बारे में क्या पढ़ा, आई इंस्टेंटेनियस के बारे में पढ़ा कि ये डी क्यू अपॉन डी टी होता है, या कहें कि ये डी अपॉन डी टी ऑफ क्यू होता है, चार्ज। एक एग्जाम्पल है कि फाइंड द करंट एट t is equals to 2 seconds if the charge is given by 3t square plus 5t minus 6। तो ये फॉर्मूला हमको अच्छे से याद है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस d अपॉन डी टी ऑफ q इज इक्वल टू, ये i के बराबर होता है, i इंस्टेंटेनियस। तो हम क्या करेंगे, d अपॉन डी टी, q जो भी है क्या लिखेंगे, 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। बेसिक रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, d अपॉन डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस d अपॉन डी टी ऑफ 5t माइनस d अपॉन डी टी ऑफ 6। हमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, x की पावर n डी बाई डी एक्स क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो 3 बाहर आएगा, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, इसमें 5 बाहर आएगा, t का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0। दैट मीन्स कि यहाँ आएगा 6t प्लस 5 जो कि हमें मिल गया आई इंस्टेंटेनियस का फंक्शन मिल गया, दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमें पता करना था एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तो आई इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 5, 6 2 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 17 एम्पियर्स हमारा आंसर हो गया। इसे जल्दी से आप लोग नोट करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे। ठीक, चलिए अब हम लोग जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। R से डिनोट होता है। अब देखिए, रेजिस्टेंस होता है करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाला, मतलब एनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, देखिए जिगजैग में। एक तरह से ये करंट के लिए स्पीड ब्रेकर है, और इसकी SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट इज ओम्स, इसको ओम कहते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस क्या है, The obstruction offered to the flow of current is called as your electrical resistance, और इसको इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन, ठीक। और रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसे बोलते हैं कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस किसी चीज़ की एबिलिटी होती है, किसी चीज़ करंट को रेजिस्ट करना, उसी तरह कंडक्टेंस उसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो कंडक्टेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको यूनिट क्या बनेगी ओम इनवर्स, क्योंकि नीचे ओम रहेगा, ऊपर आएगा ओम इनवर्स। मतलब कोई चीज़ जितना ज़्यादा रेजिस्टिव होगा उतना ही कम कंडक्टिव होगा, या कोई चीज़ जितना कम रेजिस्टिव होगा उतना ही ज़्यादा वो कंडक्टिव होगा। तो कंडक्टेंस क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, the reciprocal of resistance is called as resistance। क्लियर है ये बात। अब हम लोग पढ़ेंगे
पोटेंशियल या कहें वोल्टेज या इसको पोटेंशियल भी कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग V से। ये सब चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। वोल्टेज इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका एक बेसिक आइडिया आप समझ लीजिए कि एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो एक्सटर्नल वर्क डन किया जाएगा पर यूनिट चार्ज, दैट विल बी कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज या एनी अदर चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इसकी यूनिट होती है वर्क डन किसमें होगा, जूल पर कूलम, और इसी को एज अ कंबाइन में हम लोग वोल्ट से बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। देखो भैया, ओम्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, at constant temperature and pressure, voltage is directly proportional to the current। इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब हुआ कि वोल्टेज और करंट क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। मतलब अगर आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो आपका करंट भी बढ़ जाएगा, आपने वोल्टेज को घटाया तो आपका करंट भी घट जाएगा। इसका क्या मतलब होता है? डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है, याद रखिएगा एक कांस्टेंट आता है, ये वही कांस्टेंट है। तो यहां से कहें कि रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट गिव्स आउट अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज योर रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A। याद रखिएगा m से आपका है मास ऑफ कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग, और l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ये है आपका रिलैक्सेशन टाइम, और ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब एक हमारे पास ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, मान लीजिए ये हमने L मान लिया लेंथ है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इसका m मास है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो ओम्स लॉ इतनी बात करते हैं बेसिकली अपने थ्योरम में। इसका थोड़ा सा हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, जो आप लोगों को प्रैक्टिकल भी कराया गया होगा हाई स्कूल में अगर याद हो तो, और नहीं कराया गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ओम्स लॉ, जैसे मान लो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, ठीक। एक्स एक्सिस में हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया, ये आपका ओरिजिन है 0,0 और ये आपका करंट है, ठीक है। अब देखिए 0 वोल्ट था तो करंट भी हमारा 0 था, पहला पॉइंट हमें ये मिल गया। जब हमने वोल्टेज को 2 वोल्ट किया तो करंट की मान लो एक कोई वैल्यू मिल गई 0.5, ये एम्पियर्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का पॉइंट ये क्या बनेगा, अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये बन गया, ये क्या है 2 वोल्ट 0.5 एम्पियर्स। हमने मान लीजिए वोल्टेज बढ़ाया 4 वोल्ट्स कर दिया, तो मान लो ये बढ़ गया, ये बढ़ गया नहीं, मान लो नहीं, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रैक्टिकल कराया जाएगा आप लोगों को स्कूल में, ठीक। तो यहाँ पे ये मिल गया हमको, हमने वोल्टेज को 6 वोल्ट्स कर दिया तो हमारा करंट बढ़ गया ऑलमोस्ट 1.5 चला गया, ठीक। हमने वोल्टेज को 8 वोल्ट्स कर दिया, करंट पहुंच गया 2.0 एम्प्स। तो ये पॉइंट हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, इन सब को जब मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से क्या पता चला, V प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे आप गौर कर सकते हो कि वोल्टेज में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ रहा है। और याद रखिए यहाँ पे जो स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या होता है आपका, m होता है, और ये क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो m जो निकलेगा यहाँ पे वो क्या होगा, चेंज इन y एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है, आपका करंट चेंज हो रहा है, और x एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है। याद रखिएगा आपका जो रेजिस्टेंस होगा, आपका रेजिस्टेंस होगा 1/m। क्यों? क्योंकि 1/m की जगह क्या लिखोगे, डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। ये पलट के ऊपर जाएगा तो I बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। इसी को डायनामिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस।
इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। यहाँ पे आपने अच्छे से देखा कि हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो हमें करंट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हमने 0 से 2 वोल्ट पे आए तो करंट भी 2 एम्पियर पहुंच जाए ना, करंट बढ़ेगा इस बात की गारंटी है। कितना बढ़ेगा ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिसाइड करता है। जैसे हमने 2 से 4 वोल्ट किया, यहाँ पे 2 वोल्ट का इंक्रीमेंट किया तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि 2 एम्पियर ही बढ़ जाए, यहाँ बढ़ेगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी केवल इस बात की गारंटी देती है कि जब भी आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, भले ही 10 वोल्ट बढ़ाओ 0.1 एम्पियर बढ़े, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ये है इस ओम्स लॉ का मतलब। इसे आप लोग नोट करें, फिर हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ फॉर ओम्स लॉ। पढ़ेंगे हम लोग प्रूफ फॉर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का प्रूफ। तो पहले तो ये जाने ओम्स लॉ क्या था कि वोल्टेज अपॉन करंट या रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और द कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ ए। ठीक, हमें प्रूफ करना है कि V/I इतना है। ठीक, सबसे पहले हम लोग यहां पे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इनसाइड अ कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कब करता है और क्यों करता है? सबसे पहली बात, कंडक्टर के अंदर नेचुरली जब तक उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज सोर्स ना दिया गया हो या कोई पोटेंशियल ना दिया गया हो, तो उसके अक्रॉस क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो ये रैंडम मोशन होने की वजह से एक दूसरे को कोलाइड करते रहते हैं। जब कोई चीज़ मान लो इसी रूम में जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं या आपके क्लासरूम में, अगर स्टूडेंट्स रैंडम मोशन करेंगे, इधर उधर भागेंगे, बहुत तेज वेलोसिटी से भागेंगे, तो ओवरऑल कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रॉन्स इन स्पाइट ऑफ मूविंग कैन नॉट गिव द इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इनकी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ये एक दूसरे को टक्कर मार मार के क्या करते हैं? उनका नेट मोशन क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करें, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। इसके अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। जैसे मान लीजिए हमने ये अप्लाई कर दिया। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये मान लो V वोल्टेज लगा दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? इन सब इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में अलाइन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत होते हैं, लेकिन एक एस्टिमेशन के लिए बना दे रहा हूं यहाँ पे रफली। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? इन सबको एक डायरेक्शन में अलाइन कर देगा और इनको एक डेफिनेट वेलोसिटी से आगे मूव कराएगा, एंड दैट डेफिनेट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए हमारा करंट तो ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे करंट जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, करंट जा रहा है ना। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप समझें, इसको छोटा सा लिख सकते हैं VD, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस अ कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड एज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, अब आप समझिए इस बात को कि कैसे फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है। भाई आप ये समझो, इलेक्ट्रॉन को कोई एक फोर्स जो होगा वो प्रेशराइज कर रहा होगा, भाई इधर जाओ। तो अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो कितना होगा? F इजिकल टू आपका ma। तो इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो A इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा? F अपॉन m आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन फोर्स लगा सकता है? एक वोल्टेज सोर्स, मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमने पढ़ रखा है वोल्टेज इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्टेज ग्रेडियंट भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो किसी चार्ज पे फोर्स लगा सकती है। तो हमने क्या पढ़ रखा है? सिंस E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q। तो F इज इक्वल टू कितना होगा? QE, और Q यहाँ पे कितना है? इलेक्ट्रॉन है, तो EE हो जाएगा, है ना। इसको उठा के किसमें रखेंगे? इसमें रखेंगे। तो A कितना आ जाएगा भाई आपका? F की जगह E कैपिटल E, और अपॉन M आ गया। और हमने क्या पढ़ रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इज नथिंग बट द वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ रखेंगे तो एक्सेलरेशन आपका क्या मिल जाएगा? E अपॉन M, तो एज इट इज़ लिख दो जो लिखा था, और इलेक्ट्रिकल फील्ड की जगह क्या लिखेंगे? V/L। तो EV अपॉन ML, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये निकल आया इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन।
ठीक, अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स किस चीज़ की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ये है बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी। एंड एवरेज कैसे निकलता है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 कहाँ तक गए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मान लो। एवरेज कैसे निकलता है, सबको टोटली जोड़ दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैरामीटर्स। हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ रखा है कि v इज होता है u प्लस at। यहाँ t ना लेके टाउ ले लेंगे। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स या टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन रैंडमली आ रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन आया, ये टकराया, ये टकरा के सेपरेट हुए, तो ये इधर कहीं और जाके टकराएगा, ये इधर कहीं और जाके टकराएगा। तो जो दो कोलिजन, दो एक के बाद एक जो कोलिजन होगा इनका, उसके बीच में जितनी देर के लिए इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करेंगे उसी को बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, क्योंकि एक दो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसलिए जब पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हों तो उनका एवरेज लिया जाता है। तो यहाँ पे हम उठा के रखेंगे जब, तो Vd हमारा क्या मिल जाएगा, V1 की जगह क्या लिखेंगे, U1 प्लस a, एक्सेलरेशन सबका सेम है और टाइम अलग अलग है। तो ये क्या है, v1 की जगह u1 प्लस a टाउ 1 और v2 की जगह u2 प्लस a टाउ 2 प्लस डैश 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 मान लो ऐसे ही है un प्लस a टाउ n और होल डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे यहाँ पे n कर देंगे। तो हम सारे u1 प्लस u2 प्लस u3 को एक साथ कर लें, दैट मीन्स कि vd आपका आ जाएगा u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 कहाँ तक गए, un तक गए, एक साथ कर लिया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। प्लस देखो सारे एक्सेलरेशन में सबका एक्सेलरेशन सेम है a टाउ, तो सब में से a अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डैश 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 कहाँ तक गए, टाउ n तक गए और होल डिवाइडेड बाय क्या है n। और n को अगर हम 20 से स्प्लिट करेंगे, इस n को स्प्लिट करेंगे तो इसमें जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो भैया सिंस एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0 थी, तो ये क्या है, सारी इनिशियल वेलोसिटीज का क्या है, एवरेज है। तो ये क्या है, एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनिशियली जितनी भी एवरेज वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन की वो क्या थी, 0 थी, इसीलिए तो नेट मोशन 0 था। तो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो Vd कितना आ गया आपका, ये तो 0 हो गया, प्लस a, और ये क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन के रिलैक्सेशन टाइम का एक एवरेज है। एवरेज कैसे निकलता है, सारे टाइम को जोड़ दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैरामीटर्स टेकन। तो Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टाउ। टाउ क्या है, सारे रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज है। दैट मीन्स कि Vd इज इक्वल टू आपका आ गया a टाउ, और a टाउ आने के बाद a की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो Vd इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की जगह क्या आएगा, ev अपॉन ml, ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई और ये टाउ लिख दिया यहाँ पे। तो ये तो आ गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक, अब अगर हम बात करें चार्ज कितना जा रहा है, तो चार्ज के बारे में आप समझिए कि सिंगल चार्ज है तो E, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो Ne। ठीक, और A एरिया से फ्लो हो रहे हैं और Vd इंटू यहाँ पे T कर देंगे। ये क्या है, एरिया इंटू लेंथ क्या है आपका, वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग थ्रू अ वी वॉल्यूम। ठीक, तो यहाँ पे कर दिया। Q इज इक्वल टू कितना आएगा, ये तो आ गया। अब करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू कितना आएगा, Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू कितनी है, NEA VD इंटू T और होल डिवाइडेड बाय T। तो यहाँ से हमको करंट की एक फाइनल वैल्यू मिलेगी, I इज इक्वल टू NEA और छोटा सा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD लिख देंगे। ठीक, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू वी वॉल्यूम, एरिया इंटू ये क्या है, लेंथ। लेंथ क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। इसे आप लोग नोट करें। तो भाई I इज इक्वल टू कितना आया है हमारा, I इज इक्वल टू आया है NEAVD। ठीक, VD क्या है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और VD की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो I इज इक्वल टू NEA और VD की जगह क्या आएगा, EV अपॉन ML मल्टीप्लाइड बाय टाउ। हमारा टारगेट क्या था, V बाई I की वैल्यू निकालना। तो V और I को एक तरफ कर लो, I इधर भेज दो, V यहाँ पे है तो V बाई I, और बाकी सबको इधर भेज दो। तो क्या आएगा, ML अपॉन NEA और मल्टीप्लाइड बाई ई टाउ। V तो इधर ही रहेगा ना, NEA मल्टीप्लाइड बाई ई टाउ।
एन ई ए मल्टीप्लाइड बाई ई टाउ, और ये आई नीचे भेज दो, वी बाई आई। तो क्या होगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए इज इक्वल टू वी बाई आई। तो यहाँ से ये पता चला कि v बाई आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, जो कि हमारा r के बराबर है। देखिए मास ऑफ कंडक्टर जनरली खत्म नहीं होता, अगर आप रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेंथ भी सेम रहती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। तो ओवरऑल ये पता चला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 समझ में आया होगा। मिलते हैं आप लोगों से करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू सो मच।